मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। अनिल गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास ये रात बड़ी कातिल है, भाग 4। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। थाने से निकलते ही मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर चमकने लगा था। मैंने उस फोन को गाड़ी में बैठने से पहले ही रिसीव किया। उधर से कोई घबराई हुई आवाज में बोल रहा था, अनुज भाई बोल रहे हो? आवाज बहुत ही धीमी थी। अनुज ही बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? मैंने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की। अनुज, मैं गौरव बोल रहा हूँ। उधर से बोलने वाला गौरव था। कहाँ गायब हो गए हो भाई? यहाँ तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान है, मैंने उससे बोला। मेरे पास ज्यादा लंबी बात करने का समय नहीं है अनुज। इन लोगों ने मुझे मेरी ही फैक्ट्री के बेसमेंट में कैद कर रखा है, मुझे बचा लो अनुज। उधर से गौरव बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहा था। अपनी फैक्ट्री का पता बताओ, मैं वहां अभी पहुंचता हूँ। मैंने उसे दिलासा दिया। उसने मुझे अपना पता बताया। किन लोगों ने तुम्हें अपना कैदी बनाकर रखा हुआ है, बताओ मुझे, मैं उन्हें भी पकड़वाने का इंतजाम करता हूँ, मैंने गौरव से पूछा। लेकिन तभी उधर से कोई चीज मुझे फर्श पर गिरने की आवाज आई और फिर उसके बाद फोन कट गया। मैंने तुरंत फोन को फिर से मिलाया, लेकिन इस बार फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। मैं एक पल को वहीं रुका रह गया। इस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां अकेले जाऊं या पुलिस को अपने साथ लेकर जाऊं। मैंने किसी नए झमेले में फंसने से बचने के लिए पुलिस को ही अपने साथ ले जाना उचित समझा। मैं वहीं से उल्टे पांव भगवान सिंह के कमरे की ओर मुड़ गया। मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर देखते ही भगवान सिंह के होठों पर मुस्कान आ गई। काफी बेचैन लग रहे हो, इतनी जल्दी लौट आए जासूस साहब। रिपोर्ट आने से पहले तो मैं आपको छूंगा भी नहीं। भगवान सिंह मेरी बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी कहे जा रहा था। आप पहले मेरी बात सुनेंगे, मैंने थोड़े तीखे स्वर में बोला तो वो बुरा सा मुंह बनाकर मेरी ओर देखने लगा। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? भगवान सिंह मेरी ओर देखते हुए बोला। मेरे फोन पर अभी एक अज्ञात नंबर से फोन आया है। वो खुद को गौरव बता रहा है। वो बोल रहा है कि उसे उसकी ही फैक्ट्री के बेसमेंट में किसी ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। मैंने ये बोलकर अपने फोन की कॉल लिस्ट में वो नंबर और कॉल डिटेल दिखाई। ये कैसे मान ले कि ये गौरव ही था? भगवान सिंह ने एक बेमतलब सा सवाल पूछा। ये तो अब उसकी फैक्ट्री में जाकर ही पता चलेगा, मैंने सीधी बात बोली। कहाँ है उसकी फैक्ट्री? उसकी फैक्ट्री बवाना में है, पता है मेरे पास, मैंने भगवान सिंह को बोला। वो इलाका दूसरे थाने के अंतर्गत आता है। मुझे वहां के थाने को भी सूचित करना होगा और वहीं से सिपाही बुलाने होंगे। तुम यहीं रुको, मैं साहब से इजाजत लेकर आता हूँ। ये बोलकर भगवान सिंह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही मैंने रागिनी को फोन मिलाकर उसे सारी स्थिति के बारे में बताया। तभी भगवान सिंह मुझे उतनी ही तेजी से वापस आता हुआ नजर आया। मैंने तुरंत फोन काट दिया। चलो, मैंने अपनी रवानगी दर्ज कर दी है, ये बोलकर भगवान सिंह वापस मुड़ा और मैं भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे लपका। तभी उसके साथ एक कांस्टेबल और चलने लगा। भगवान सिंह अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगा तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में चलने के लिए बोला, जिससे भगवान सिंह ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वे दोनों मेरी गाड़ी में सवार हो गए। भवानक की उस फैक्ट्री में पहुंचने में हमें आधा घंटा लगा। हमसे पहले ही लोकल थाने का एक हवलदार और 2-3 सिपाही वहां पहुंचे हुए थे। तुम्हारे पास पक्की सूचना है ना? कहीं दूसरे थाने के स्टाफ के सामने किरकिरी करवा मत देना, भगवान सिंह ने गाड़ी से उतरते हुए मेरी तरफ देख कर बोला। जनाब, मेरे पास जो फोन आया उसके बारे में आपको बताना उचित समझा। अब यहाँ क्या होगा वे तो अंदर जाके ही पता लगेगा, मैंने गाड़ी से उतरकर गाड़ी को लॉक करते हुए कहा। अंदर फैक्ट्री में 3-4 लोग काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? भगवान सिंह ने उन लोगों से पूछा। जी, गौरव बाबू हैं हमारे मालिक, एक मजदूर ने बोला। उन्हें बुलाओ, उनसे बोलो उनसे मिलने पुलिस आई है, भगवान सिंह ने फिर से बोला। मालिक तो परसों आए थे शाम के समय, उसके बाद से तो हमने उनको नहीं देखा साहब, उसी मजदूर ने जवाब दिया। बेसमेंट में जाने का रास्ता किधर से है? इस बार मैंने अधीर स्वर में पूछा। भगवान सिंह ने अजीब सी नजरों से मुझे घूरा।
साहब इधर से है, मजदूर ने उस बिल्डिंग के पीछे के हिस्से की ओर इशारा करते हुए बोला। उसका इशारा पाते ही भगवान सिंह उधर की तरफ तेज कदमों से चल पड़ा। हम बाकी सब लोग भी उसके हम कदम बन चुके थे। कुछ ही देर में हम लोग सीढ़ियां उतरकर नीचे बेसमेंट में पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर एक दरवाजा लगा हुआ था और उस पर लगा हुआ ताला हमारा मुंह चिढ़ा रहा था। उन मजदूरों में से किसी को बुलाकर लाओ और इस ताले को खुलवाओ। कांस्टेबल आदेश पाते ही दौड़कर सीढ़ियों से पल भर में ओझल हो गया। कुछ 10 मिनट के बाद चौकीदार टाइप आदमी आता हुआ नजर आया और उसने ताले पर चाबी लगाई और ताला खोला। अंदर गुप्त अंधेरा था। चौकीदार ने आगे बढ़कर लाइट जलाई। लाइट जलाते ही एक कोने में एक आदमी औंधे में मुंह पड़े हुए नजर आया। हम सभी लोग उधर दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुंचे। भगवान सिंह ने उस आदमी को पलट कर सीधा किया। वो आदमी अपनी पथराई हुई आंखों से छत की ओर देखते हुए पलट गया। यही कुमार गौरव है। मेरे मुंह से बरबसी निकला। ये मर चुका है। उस ठिकाने में भगवान सिंह की आवाज मेरे कानों में हथौड़े जैसी पड़ी थी, लेकिन भगवान सिंह लगातार मेरी ओर देखे जा रहा था। ये तो मर चुका है, फिर इसने तुम्हें फोन कैसे किया? भगवान सिंह की शक की सुई मेरी ओर घूम चुकी थी। लेकिन जिसने मुझे फोन किया था उसने अपना नाम मुझे गौरव बताया था, यहाँ का पता भी बताया था। मैंने भगवान सिंह को बोला, लेकिन इसकी शक्ल बता रही है कम से कम 12 घंटे पहले मरा है। इस बार लोकल थाने के हवलदार ने बोला। बताओ अनुज बाबू, 12 घंटे पहले मरा हुआ आदमी तुम्हें फोन कैसे कर सकता है? मेरे पास उस फोन की कॉल रिकॉर्डिंग है, आप उसे सुनकर फैसला कीजिए कि ये फोन किसने किया है। मैंने तभी अपने फोन की कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। वहां मेरी और उस आदमी की, जो खुद को गौरव बता रहा था, की आवाज गूंज रही थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मैंने भगवान सिंह की ओर देखा। कॉल तो किसी से भी करवाई जा सकती है। हवलदार ने अपना ज्ञान झाड़ा। ऐसी खामखा जिस बंदे को मैं 2 दिन पहले से जानता हूँ, उसे मैं क्यों मारूंगा? देखो अनुज साहब, हमें हर संभावना पर गौर करना पड़ता है। फिर इस बात पर भी गौर कीजिए कि अगर मैंने उसे मारा होता तो मैं पुलिस को लेकर यहाँ क्यों आता? आप एक जासूस हैं, आपकी प्लानिंग सभी से जुदा हो सकती है। आप जानबूझकर मुझे टारगेट करना चाहते हैं जनाब, लेकिन मैंने आपके एक साथी को इस केस से हटवा दिया क्योंकि वो खुद मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। आप मुझे अपनी पुलिस की पावर दिखाना चाहते हैं कि हाकिम लोग किसी के साथ कुछ भी सलूक कर सकते हैं। मैं अब सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। कानून के दायरे से बाहर जाकर मेरे साथ कुछ करने से पहले ये लोग 7 बार सोचेगा। आपको गलतफहमी है अनुज बाबू, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको भी ये ज्ञान होगा कि शक के दायरे में आए हुए लोगों के बारे में खामोशी के साथ पुलिस अपनी जांच करती है, और अगर जांच में वो दोषी पाया जाता है तब उसे अरेस्ट करके उसे उसके कर्मों के बारे में बताया जाता है, और अगर जांच में कोई निर्दोष होता है तो उसे इस बात का इल्म भी नहीं दिया जाता है कि उसे भी अपराधी समझा जा रहा है। मेरी इस बात पर भगवान सिंह ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। चलिए इस बारे में थाने में बैठकर आराम से बात करेंगे, मैं जरा बाकी के काम निपटा लूं। ये बोलकर भगवान सिंह अपने साहब महेश्वरी जी को पूरी बात बताने लगा। मैं जानता था कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी 5-6 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं वहां से जा भी नहीं सकता था। गौरव की शक्ल देखकर लग रहा था कि उसे गला घोंटकर मारा गया। उसके शरीर पर कहीं कोई यातना देने के निशान नहीं आ रहे थे। 2 दिन पहले ही मेरे सामने देविका ने बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गौरव की जान भी ले सकती थी। कल से ही मेघना और देविका से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ था, और कल ही गौरव के कत्ल हो गया था। इस वक्त तो गौरव के कातिल के रूप में मुझे देविका के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। अब इस मामले की जड़ तक मैंने खुद ही पहुंचने का फैसला कर लिया। अब भी मुझे उस लड़की की जन्म कुंडली भी निकालनी थी जो मेरी माशूका होने का दम भर रही थी। बताओ, इस नाचीज को किसी की इजहार मोहब्बत का पता लगा भी तो उसके मर जाने के बाद। अजीब सी जिंदगी थी मेरी, जो हर महीने 2-4 मुर्दों से उलझ कर रह जाती है। तभी भगवान सिंह मेरे नजदीक आकर उसने मेरी सोच को भंग किया। तुम्हारी नजर में इस बंदे का कातिल कौन हो सकता है? किसी कातिल को ढूंढने और उसका पता बताने की फीस मेरी लाखों में होती है। जनाब, पहले इसकी पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने दो। मुझे इसकी मौत का सही समय जानना है। उसके बाद ही किसी तरफ मेरी शक की सुई घूमेगी।
मैंने भगवान सिंह को गोलमोल जवाब दिया। हम अंधेरा गिरने के बाद ही थाने पहुंच गए थे। मेरी और भगवान सिंह के बीच में मांडवाली हो चुकी थी, इसलिए अब उसके व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। सबसे पहले उस मकतूल लड़की के घर का पता बता दो, जिसने डायरी में मेरी आशिकी के किस्से बयान किए हुए हैं। मैंने कुर्सी पर बैठते ही भगवान सिंह को बोला। उस लड़की के घर का पता बताना तो गलत होगा, क्योंकि उस डायरी के मुताबिक तो सवालों के घेरे में तुम भी हो। मैं कल उस लड़की के घर से उसकी हैंड राइटिंग के नमूने लेकर उस डायरी को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास उसकी ओपिनियन के लिए भेजूंगा। अगर उसमें डायरी की लिखाई अलग पाई गई तो मैं मान लूंगा कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। भगवान सिंह ने मेरी ओर देखते हुए बोला। भगवान सिंह कानूनी और अपनी ड्यूटी के मद्देनजर बिल्कुल सही बोल रहा था। तभी एक कांस्टेबल ने अंदर आकर एक लिफाफा भगवान सिंह के सामने रखा। लो अनुज बाबू, तुम्हारी पिस्टल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। ये बोलकर भगवान सिंह लिफाफे से रिपोर्ट निकालकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ता जा रहा था, वैसे ही उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। अनुज बाबू, तुम तो 12 के भाव नप गए हो। मुझे तुम्हें अभी अरेस्ट करना पड़ेगा। भगवान सिंह अचानक से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और तेज कदमों से कमरे से बाहर की ओर चला गया। जितनी तेजी से वो बाहर गया था, उतनी तेजी से 2 कांस्टेबल के साथ अंदर आया। वे दोनों कांस्टेबल मेरे कंधों पर हाथ रखकर मेरे दोनों ओर खड़े हो गए। मैं अरेस्ट हूँ क्या? लेकिन किस जुर्म में, ये बताओ, मैंने प्रतिकार स्वरूप बोला। उस लड़की के खून के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। गोली तुम्हारे ही पिस्टल से चली है और पिस्टल पर उंगलियों के निशान भी तुम्हारे पाए गए हैं। भगवान सिंह ने मेरी ओर देखकर बदले हुए स्वर में कहा। कमरे का वातावरण अचानक ही बदल गया था। तभी भगवान सिंह ने रिपोर्ट को मेरे सामने रख दिया। ध्यान से पढ़ लो, फिर मत बोलना कि मैं कोई पक्षपात कर रहा हूँ। चाहो तो शर्मा जी को भी फोन कर सकते हो। इस स्थिति में शायद वे भी तुम्हारी कोई मदद ना कर सके। मैंने रिपोर्ट को पढ़ा। रिपोर्ट का हर अक्षर मुझे गुनाहगार साबित कर रहा था। मुझे एक ऐसी लड़की का हत्यारा ठहराया जा रहा था जिसका मैं नाम तक नहीं जानता था। जिस लड़की के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, उस लड़की का नाम जान सकता हूँ क्या? मेरी बात सुनकर भगवान सिंह ने मेरी ओर अचरज से देखा। संध्या नाम है लड़की का और यही विजय विहार में रहती है। भगवान सिंह ने अब उसका नाम और उसका पता ठिकाना दोनों बता दिया। अब उसका ठिकाना इसलिए बता रहे हो क्योंकि अब मैं जेल जा रहा हूँ, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। अभी 2 दिन तो तुम्हारी सेवा में यही हवालात में ही करूंगा। 2 दिन कोर्ट की छुट्टी है, उसके बाद तुम्हें रिमांड पर लिया जाएगा। भगवान सिंह मेरा पूरा शेड्यूल तैयार कर चुका था। ये थाना ही मेरे लिए मनहूस था। पहले भी इसी थाने में मेरी गिरफ्तारी की नौबत आ गई थी। वो केस भी इन्हीं सौम्या मैडम का था। फोन तो कर सकता हूँ जहाँपना? मैंने भगवान सिंह से पूछा। हाँ, कर सकते हो भाई। अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने किसी परिजन को देना चाहो तो दे सकते हो, ये तो कानून में भी है। उसके बोलते ही मैंने रागनी को फोन लगाया। तुम्हारे बॉस को रोहिणी थाने की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, अब तुम्हारी सैलरी कौन देगा? मैंने इन हालातों में भी रागनी से वही मजाक किया। उस पिस्टल की रिपोर्ट आ गई है क्या? रागनी को जैसे पहले ही अंदाजा था। हाँ, रिपोर्ट आ गई है। उस पिस्टल से एक कत्ल की वारदात हुई है और उस पिस्टल पर मेरी ही उंगलियों के निशान हैं। चिंता मत करो, इस महीने की सैलरी तो मैं आपके हाथों से ही लूंगी। मैं और सौम्या अभी आधे घंटे में थाने पहुंच रहे हैं। ये बोलकर रागनी ने फोन काट दिया। मैं कुछ पल तक उस मोबाइल को घूरता रहा और अभी उस मोबाइल को अपनी जेब के हवाले करने ही वाला था, जैसे अचानक मुझे कुछ याद आया। जनाब, आपने बोला था कि संध्या के मोबाइल में मेरा नंबर आपको मेरा नाम से सेव किया हुआ मिला था। फिर तो आपने कॉल डिटेल भी निकलवाई होगी। मेरी उस तथाकथित प्रेसी ने कितनी बार मुझसे फोन पर बात की थी, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा। अभी वो रिपोर्ट नहीं आई, कल दोपहर तक आएगी। अभी तो कई दिनों तक हमारे ही मेहमान रहने वाले हो, वो भी दिखा देंगे। आपके केस की बुनियाद बहुत कमजोर है। सिर्फ कॉल डिटेल और ये डायरी का झूठ ही इस बात को साबित कर देगा कि मुझे किसी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। और पिस्टल के बारे में क्या बोलोगे? मत भूलो कि उससे निकली हुई गोली ही संध्या के जिस्म में मिली है और उस पिस्टल पर फिंगरप्रिंट भी तुम्हारे हैं। घंटे भर में ही रागनी और सौम्या थाने में आ चुके थे। मैं अभी तक भगवान सिंह के कमरे में ही था। थाना इंचार्ज माहेश्वरी साहब मेरा हालचाल पूछकर जा चुके थे।
भगवान सिंह जी, इस पिस्टल से चली गोली के अलावा कोई और सबूत है आपके पास जिससे आप अनुज और उस लड़की की आपस में जान पहचान सिद्ध कर सकते हो? पूरी बात सुनने के बाद रागिनी ने सबसे पहले सवाल किया। एक डायरी भी है जो कि संध्या के कमरे से बरामद हुई है, भगवान सिंह ने बोला। इसका मतलब लड़की को डायरी लिखने का शौक रहा होगा। फिर तो आपने उसकी पूरी डायरी पढ़कर यह भी जान लिया होगा कि उस लड़की के साथ अनुज की आशिकी कब से शुरू हुई। मैडम, मैं यहाँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, भगवान सिंह ने उखड़ते हुए बोला। लेकिन अनुज के जवाब के आधार पर तो आप कार्रवाई करोगे नहीं। कार्रवाई तो आप इसी बुनियाद पर करोगे ना कि गोली अनुज की पिस्टल से चली और उस पर उंगलियों के निशान भी अनुज के पाए गए। और आपको अपनी इस थ्योरी को मजबूत करने के लिए उस डायरी की सपोर्ट मिल जाती है, यही बात है ना सर? रागिनी ने अब बातचीत की कमान खुद ही संभाल ली थी। जी, अभी तक तो इसी आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। शायद आपकी नजर में इस हत्या में अनुज की पिस्टल का प्रयोग होना छोटी बात होगी, लेकिन मेरी नजर में और कानून की नजर में ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मैं आपकी पिस्टल चुरा कर ले जाऊं और किसी का कत्ल कर दूं तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मैं तो बेगुनाह ही रहूंगी क्योंकि पिस्टल आपकी होगी, गोली भी आपकी होगी और इतनी अकल तो मैं भी लड़ा लूंगी कि आपके हाथों के निशान उस पिस्टल से मिटने ना दूं। रागिनी की बात पर भगवान सिंह मुंह बाए रागिनी की तरफ देखता ही रह गया। लेकिन मैडम, अनुज की पिस्टल की गुमशुदगी की रिपोर्ट झूठी पाई गई थी। पिस्टल उन्हीं के घर से बरामद हुई थी। किन की मौजूदगी में वो पिस्टल अनुज के घर से बरामद हुई थी? उन्हीं लोगों की मौजूदगी में बरामद हुई थी ना, जिन लोगों पर अनुज ने अपनी पिस्टल चोरी करके ले जाने का आरोप लगाते हुए आपके ही थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। लेकिन आपने इस बात की कोई जांच नहीं की कि वे लोग उसी समय वहां पर क्या कर रहे थे। जब पिस्टल चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई, तब क्या आपके सहकर्मी ने घर जाकर एक बार भी तफ्तीश की क्या सच में पिस्टल चोरी हुई है या नहीं? और अगर आप उसी वक्त अनुज के घर की तलाशी ले लेते तो क्या पता उसे दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। रागिनी अपनी फुल फॉर्म में थी और भगवान सिंह को कुछ सूझ नहीं रहा था। मैडम, जरूरी तो नहीं है कि अनुज ने पिस्टल घर में कहीं छुपाई हो, कहीं और भी छुपा सकता है। भगवान सिंह को अब कुछ जवाब देते ना बना। फिर उस लड़की को गोली मारकर खुद ही पिस्टल को अपने घर से बरामद करवा कर अपनी ही पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दे। वाह जनाब, बड़ी दूर की सोचते हो आप। रागिनी ने बोला ही था कि तभी सौम्या भी बोल पड़ी। सर, एक बार लीक से हटकर सोचिए कि ये सारा बखेड़ा सिर्फ अनुज को फंसाने के लिए किया जा रहा है। ये तो आपके ऊपर है कि आप इस साजिश रचने वालों को पकड़कर एक बेगुनाह को सजा होने से बचा सकते हो। लेकिन अगर आपने सोच ही लिया है कि आपने अनुज को ही गुनाहगार मानकर उसे सजा दिलवानी है, तो इस ख्याल को दिल से निकाल देना। आपका यह केस कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। सौम्या ने बड़े ही ज़हीन तरीके से भगवान सिंह को समझाया। मैडम, अभी आप लोग घर जाइए। अभी मैं कल अपने सीनियर से इस केस के सभी पहलुओं पर डिस्कस करने के बाद कोई केस दर्ज करूंगा। लेकिन अभी अनुज को घर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप समझिए, कत्ल का मामला है। भगवान सिंह ने स्पष्ट शब्दों में बोला। कोई नहीं रागिनी, मुझे यहीं रहने दो। तुमने इतने तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। मुझे यकीन है कि भगवान सिंह उन लोगों को पकड़ चाहे ना पाए, लेकिन वे लोग तुमसे नहीं बच सकते, मैंने रागिनी को बोला। जिसे सुनकर रागिनी तो मुस्कुरा पड़ी, लेकिन भगवान सिंह ने बुरा सा मुंह बना लिया। तुम खाना खा लो अनुज, हम घर से तुम्हारा खाना लेकर आए हैं, सौम्या ने एक टिफिन मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला। ठीक है, मैं खाना तो खा लूंगा, लेकिन तुम लोग अब अपने घर जाओ, रात काफी होने वाली है, मैंने उन दोनों को बोला। भगवान सिंह जी, आप सिर्फ नाम के भगवान हो। जो ऊपर असली भगवान बैठे हैं ना, वो भी अगर खुद आकर बोले कि अनुज गुनहगार है, तो मैं उनकी बात पर भी विश्वास नहीं करूंगी। और आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ 48 घंटे में असली गुनहगार यही अनुज की जगह बैठे होंगे। रागिनी ने पुरजोर तरीके से भगवान सिंह की बात का जवाब दिया। उसके बाद रागिनी और सौम्या वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकी। क्या लड़की है ये यार, रागिनी के जाते ही भगवान सिंह ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। इससे बचकर रहना सर, ये मार्शल आर्ट की चैंपियन है, इससे तो मैं भी पंगे नहीं लेता, मैंने ठिठोली भरे अंदाज में बोला। अब
आगे की सारी दास्तां आपको रागनी की जुबानी ही सुनने को मिलेगी। वो अपने गुरु को इस झमेले से निकाल पाएगी या नहीं, अपना 48 घंटे का वादा वो कैसे निभाएगी, ये आप उसी की जुबानी सुनिए। गुरु को थाने में ही छोड़कर मैं सौम्या के साथ बाहर आ चुकी थी। मैं थाने में बोल तो आई थी कि 48 घंटे में असली मुजरिमों को भगवान सिंह के सामने लाकर खड़ा कर दूंगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि अभी मेरे खुद के सामने ये उलझन थी कि मैं इस केस पर काम कहाँ से शुरू करूं। जिस लड़की के कत्ल के इल्जाम में गुरु को पुलिस ने थाने में पूछताछ के लिए बैठाकर रखा था, सबसे पहले तो मुझे उसी लड़की की कुंडली खंगालनी थी। अगर गुरु की पिस्टल से ही उसकी हत्या हुई है तो ये देविका और मेघना का ही किया धरा हो सकता था, लेकिन उस लड़की का देविका और मेघना के साथ संबंध स्थापित तभी किया जा सकता था जब मैं उन तीनों के बारे में संध्या नाम की उस लड़की के परिवार वालों से या उसके दोस्तों से बात कर पाती। सौम्या, अभी क्या इरादा है तुम्हारा? मैंने तभी सौम्या से अपनी सोच की दुनिया से बाहर निकल कर पूछा। इस वक्त तो सभी का इरादा सोने का होता है, सौम्या ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोला। लेकिन मैं इस वक्त सोकर समय नहीं बर्बाद कर सकती हूँ। मुझे गुरु के सामने बोली हुई बात को पूरा करना है सौम्या। मैं सौम्या को एकदम स्पष्ट बोली। अगर तुम जागोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, आखिर मैं भी तो देखूं ये जासूसी होती कैसे है। सौम्या ने वही बोला जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो फिर अभी गाड़ी को विजय विहार की तरफ मोड़ लो। जिस संध्या नाम की लड़की के कत्ल के इल्जाम में गुरु थाने में है, वो लड़की वहीं की रहने वाली थी। मैं सौम्या को बोली। पता है मालूम इस लड़की का? सौम्या ने गाड़ी को अब रोहिणी के रिठाला वाले रोड पर डाल दिया था। एक लोकल चैनल ने उस लड़की के कत्ल की स्टोरी को कवर किया था, तो मैंने वो वीडियो सेव की हुई है। उसमें वो मकान और उसका पता नजर आ रहा है। मैं सौम्या को बोली तो उसने प्रशंसा भरी नजरों से मेरी ओर देखा। चलो फिर उस पते को गूगल मैप पर डालो, नहीं तो हम यहाँ की इन संकरी गलियों में ही रात भर भटकते रहेंगे। सौम्या के बोलते ही मैंने उस वीडियो को ओपन करके उस पते को याद किया और फिर उस पते को गूगल मैप पर डाल दिया। मैप ने तुरंत हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। संध्या का घर विजय विहार के मेन रोड पर ही था। उस मकान के बाहर अभी भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सौम्या ने गाड़ी को एक तरफ लगाया। वहां खड़े लोग कौतूहल से हमारी ओर देखने लगे। अभी 2 दिन पहले इस मकान में रहने वाली एक संध्या नाम की लड़की का कत्ल हुआ था। आप बता सकते हैं उसका कमरा कहाँ होगा? मैंने उन लोगों में खड़े हुए एक युवक से पूछा। कमरा तो इसी मकान में है जी उस लड़की का, लेकिन इतनी रात को भी आप न्यूज चैनल वालों को चैन नहीं रहता क्या? उस लड़के ने हमें कोई न्यूज चैनल वाला समझा था। हम न्यूज चैनल से नहीं, क्राइम ब्रांच से हैं। जितना पूछा है उतना जवाब दो, मैंने पूरे पुलिसिया रौब से उस युवक को बोला। मेरे खुद को क्राइम ब्रांच का बताते ही वहां खड़े हुए लोग इधर उधर होने लगे। सॉरी मैडम, वो आप अंदर जाएंगे तो सीढ़ियों से चढ़ते ही पहला कमरा उसी लड़की का था। अभी तो उसकी रूममेट मिलेगी कमरे में, उस युवक ने जल्दी जल्दी बोला। ठीक है, हम देख लेंगे वहां कौन मिलता है कौन नहीं। तुम लोग इतनी रात को यहाँ मजमा लगाकर क्यों खड़े हो? जाओ अपने अपने घर जाओ। मैंने वही पुलिसिया रौब वहां दूर दूर खड़े हुए लोगों पर झाड़ दिया। मेरी बात सुनते ही वहां खड़े हुए लोग गोली की रफ्तार से गायब होने लगे। हम लोग सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर उस कमरे के सामने पहुंच चुके थे। उस मंजिल पर कोई 8 कमरे बने हुए थे। बाहर गैलरी में इस वक्त एक मध्यम प्रकाश का बल्ब जल रहा था। कोई दरवाजे के इस वक्त बंद थे। मैंने उस पहले वाले कमरे के दरवाजे को थपथपाया। कोई 2 मिनट के बाद एक लड़की के कदमों की आहट हमें दरवाजे के नजदीक आती सुनाई दी। कुछ ही पल में दरवाजा खुला। दरवाजा एक लड़की ने खोला था और वो दरवाजा खोलते ही हतप्रभ सी सौम्या की ओर देखती रह गई। सौम्या भी एक तक उसे ही देखे जा रही थी। मैडम आप? उस लड़की के गले में मानो उसकी आवाज फंस गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो तान्या? सौम्या ने उसे देखते ही पूछा। तुम जानती हो इसे? ये तान्या है, देविका के साथ ही इसका नाम भी आया था उस कांड में, लेकिन ये किसी तरह से जेल जाने से बच गई थी। सौम्या ने जवाब दिया। ये तो बड़े काम की लड़की है, हमें मिल गई सौम्या। इसे बोलो हमें अंदर तो आने दे। मैंने एक कुटिल मुस्कान के साथ सौम्या को बोला। रास्ता छोड़ो, हमें संदेह के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। सौम्या की बात सुनते ही उस लड़की ने असमंजस में दरवाजा छोड़ दिया।
पहले सौम्या अंदर गई, फिर मैं अंदर प्रवेश करते ही दरवाजे की कुंडी लगाने लगी। तानिया बेबस नजरों से बस हमें देखे जा रही थी। संध्या तुम्हारी ही रूममेट थी? मैंने तानिया के चेहरे पर अपनी नजरों को गहराई से जमाया। जी, हम दोनों साथ ही रहते थे। कब से रह रही हो यहाँ? मैंने अगला सवाल किया। जी, 1 साल से। संध्या से जानकारी रूममेट होने की वजह से ही हुई थी या पहले से उसे जानती हो? मैंने फिर से पूछा। जी, रूममेट होने की वजह से ही जानकारी हुई थी। इस मकान में हॉस्टल की तर्ज पर ही कम रेट पर दिए जाते हैं, तानिया ने जवाब दिया। साम्या मैडम बोल रही हैं कि देविका ने जो फ्रॉड इनकी कंपनी के साथ किया था उसमें तुम भी शामिल थी, लेकिन पुलिस तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत नहीं ढूंढ पाई, इस वजह से तुम बच गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं अब असल मुद्दे पर आना चाहती थी। मैडम को कुछ गलत फहमी हो गई थी। मुझे उस केस में बिना वजह फंसाया जा रहा था। तानिया की आवाज अब अपना सुर बदलने लगी थी। कौन फंसा रहा था तुम्हें, सौम्या मैडम या देविका? मैंने पूछा। मेरे इस सवाल पर तानिया ने एक नजर सौम्या पर डाली। देविका, उसने संक्षेप में उत्तर दिया। देविका क्यों फंसाना चाहती थी तुम्हें? तुम्हारे साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? मैंने काम का सवाल पूछा। दुश्मनी की वजह तो एक ही थी, कुमार गौरव। मेरे आने के बाद उसने देविका से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जो उसे गवारा नहीं हुआ। इसलिए उसने उस केस में गौरव के साथ साथ मेरा नाम भी घसीटा था। तानिया ने जो जवाब दिया, मुझे उससे उसी जवाब की उम्मीद थी। उसके तार भी गौरव से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तुम्हें पता है कि गौरव का भी मर्डर हो चुका है? मैंने ये बोलकर एक बार फिर से उसके चेहरे पर अपनी नजरें जमा दी। जी मालूम है। अचानक से उसके चेहरे पर एक उदासी की चादर बिछ गई। तुमको कैसे पता चला? अभी तक तो पुलिस ने भी उसके कत्ल की सूचना प्रेस और मीडिया में नहीं दी। मैंने असमंजस से उसे देखा। मुझे गौरव की फैक्ट्री से ही बाबा की कॉल आई थी। तानिया का चेहरा इस वक्त भावविहीन था। तो आपने उस कॉल के बाद क्या किया? मेरा अगला सवाल था। बाबा ने बताया था कि गौरव की बॉडी तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई है और जिस बेसमेंट में गौरव की बॉडी मिली थी उस जगह को भी पुलिस ने सील कर दिया है। उसके बाद मैं गौरव के घर चली गई उनकी मम्मी जी को संभालने के लिए, लेकिन उनको मेरा और गौरव का साथ पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ बात तक नहीं की। फिर भी मैं 2-3-4 घंटे उन्हीं के पास बैठी रही। जब उनसे कोई भी तवज्जो मुझे नहीं मिली तो मैं वहां से आ गई। मैं वैसे भी इस वक्त बहुत परेशान हूँ। तान्या अचानक से फफक फफक कर रो पड़ी। तुम्हारी परेशानी की वजह गौरव की मौत है या कुछ और? मैंने जानना चाहा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, गौरव का बच्चा मेरे पेट में है। तान्या ने यह बोलकर हम दोनों के चेहरे की तरफ देखा। ओह, फिर तो गौरव की मौत से तुम्हारी परेशानी में आना स्वाभाविक ही है। इस बार सौम्या ने जरा नरम शब्दों में बोला। संध्या के बारे में क्या जानती हो? असली मकसद तो मेरा संध्या के असल कातिल तक ही पहुंचना था। अच्छी लड़की थी, बस एक कमी थी, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा दौलत कमा लेना चाहती थी। उसकी हर बात सिर्फ पैसे से शुरू होकर पैसे पर खत्म होती थी। तान्या ने साफगोई से बोला। इतनी ज्यादा दौलत की दीवानी थी तो इसके लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी। मैंने अगला सवाल किया। हाँ, कर सकती थी, तान्या ने संक्षेप में जवाब दिया। हम दोनों साथ ही में रहती थी तो एक दूसरे के शौक, हॉबी, बॉयफ्रेंड के बारे में भी जानती होंगी, उनके बारे में बातें भी करती थी। मैंने और ज्यादा गहराई से जानना चाहा। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो गांव में रहता था। उसके बारे में बोलती थी कि वो उसका बचपन का प्यार है, लेकिन वो अचानक से उसकी लाइफ से गायब हो गया है। तान्या ने बताया। यही कहानी एसआई भगवान सिंह ने भी बताई थी। अभी तक पुलिस ने तुमसे इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की? भगवान सिंह का नाम ध्यान में आते ही मैंने पूछा। एक देवप्रिय नाम के साहब आए थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, तान्या ने जवाब दिया। उसके बॉयफ्रेंड का नाम जानती हो? नहीं। देविका का कभी इस रूम पर तुम्हारे पास आना हुआ है? हाँ, शुरू में 3 महीने वो हमारे पास साथ ही रही थी। फिर अचानक से उसके पास काफी पैसा आ गया था तो उसने रोहिणी के सेक्टर 24 में अपना एक फ्लैट खरीद लिया था। तान्या अब किसी भी सवाल का जवाब देने में अचकचा नहीं रही थी। संध्या का कत्ल कौन कर सकता है? ऐसा उसका कोई दुश्मन तुम्हारी नजर में? मैंने फिर से पूछा। वो आजकल दिल्ली के एक गैंगस्टर के चक्कर में फंसी हुई थी। वो गैंगस्टर कहीं बवाना की तरफ रहता है,
कई बार वो उसे यहाँ रूम पर भी लेकर आई थी। संध्या का किसी गैंगस्टर से रिश्ता होना मेरे लिए एक नई खबर थी, जिसके बहुत सारे मायने थे। उस गैंगस्टर का नाम बता सकती हो? मेरे लिए उसका नाम जानना बहुत जरूरी था। धीरज बवानिया, तान्या ने धीरे से जवाब दिया। तुम भी मिली हो उससे कभी? मैंने अगला सवाल किया। हाँ, जब भी वो यहाँ आया था तो उससे मुलाकात हो जाती थी, तान्या ने बताया। कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड गौरव भी यहाँ हो और संध्या भी धीरज को लेकर यहाँ आई हो और तुम दोनों के बॉयफ्रेंड की भी आपस में मेल मुलाकात हो गई हो? मेरे इस सवाल पर तान्या थोड़ा सा अचकचा गई थी। जी, हुआ तो है 2 बार ऐसा, तान्या ने फंसे स्वर में बोला। फिर कभी ऐसा मन में नहीं आया कि तुम दोनों कपल एक साथ कहीं बाहर मौज मेले के ले जाएं? ऐसा अक्सर होता है हम उम्र कपल में, मैंने फिर से पूछा। नहीं, ऐसा प्लान तो कभी नहीं बना और ना ही धीरज और गौरव आपस में इतने खुले हुए थे, तान्या ने बताया। अपना फोन नंबर दो, अगर दोबारा तुमसे बात करने की जरूरत महसूस हुई तो तुमको फोन करके आ जाएंगे, मैंने तान्या को बोला। तान्या ने मुझे दिल से अपना फोन नंबर मुझे दे दिया। अब आखिरी 2 सवाल। संध्या को क्या डायरी लिखने का शौक था और उसका गांव कौन सा था? मैंने चलने के अंदाज में उससे पूछा। डायरी वो हमेशा नहीं लिखती थी, कभी कभी शेर व शायरी या ऐसी ही अपनी कोई याद उसे लिखनी होती थी तब वो लिखती थी। और गांव उसका राजस्थान में जयपुर के पास था, बावड़ी नाम था गांव का, तान्या ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए बोला। धीरज के लाइफ में आते ही उसने अपने गांव वाले बचपन के प्यार को भुला दिया था क्या? मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हो रहे थे। शायद भुला ही दिया होगा, तभी धीरज उसकी लाइफ में आया होगा, तान्या ने जवाब दिया। संध्या का फोन नंबर तुम्हारे फोन में होगा, जरा वो भी मुझे दे दो, मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी निकालनी है। मेरे बोलने के बाद ये एक और काम था जो उसने बुझे दिल से किया था। उस मकान से बाहर निकलकर सौम्या ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। अब किधर चले? सौम्या ने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 12 से ऊपर का समय हो चुका था। अभी तो घर पर ही ले लो, आज रात को सोते हुए इस केस की सभी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना है। ये कहानियां झूठी हैं या सच्ची? सौम्या ने पूछा। कुछ सच्ची हैं, कुछ झूठी। अब संध्या का एक गैंगस्टर से रिश्ता बताया जा रहा है जो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। हो सकता है संध्या और तान्या की तरह धीरज और गौरव में भी यहाँ आते जाते हुए गहरा याराना हो गया हो। गौरव पैसे वाला बंदा था और संध्या पैसों की पीर। उस पर गैंगस्टर लोग मानते ही हैं कि पराया माल अपना, मैंने सौम्या की ओर देखते हुए बोला। ये तो एक नया ही एंगल पैदा हो गया, लेकिन इन सब में देविका और मेघना और फिर अनुज कहाँ से सम्मिलित हो गए? सौम्या के जहन से अभी सवाल तैरने लगे थे। मत भूलो कि देविका, संध्या और तान्या दोनों के ही संपर्क में रह चुकी है और गौरव से तो उसका आशिकाना था। मतलब देविका और बाकी तीनों कॉमन फ्रेंड थे। फिर इन लोगों के साथ धीरज का मिलना कौन सी बड़ी बात थी? मैं अपने दिमाग को दौड़ाते हुए बोली। मेघना इस तस्वीर में कहाँ फिट होती है? सौम्या का अगला सवाल। मेघना के साथ तो देविका पहले से ही फिट है। उस एल्बम को भूल गई क्या तुम, जिसमें देविका और मेघना एक साथ फैमिली फोटो में नजर आ रहे थे? मैंने सौम्या को ध्यान दिलाया। अब सवाल है कि संध्या और गौरव को क्यों मारा गया और उसमें अनुज को कैसे फंसाया गया? सौम्या चलती हुई गाड़ी में ही कातिल तक पहुंच जाना चाहती थी। सौम्या ने गाड़ी को पोर्टिको में खड़ा किया और हम दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर की ओर चल दिए। अगली सुबह होते ही मैंने जो सबसे पहला काम किया था वो था अपनी खबरी को याद करना। आजकल दिल्ली शहर में मर्डर होने बंद हो गए क्या, जो इतने दिनों में मुझे याद किया? खबरी ने फोन उठाते ही शिकायती लहजे में बोला। तेरे गुरु तो खुद मर्डर के केस में थाने में हाजिर बजा रहे हैं, तू कह रहे मर्डर होने बंद हो गए? मैंने खबरी को बोला। सुबह सुबह भांग का लिए क्या रागनी? गुरु क्यों किसी का मर्डर करने लगी? मुझे पता था कि मेरी तरह खबरी को भी इस बात पर विश्वास नहीं होने वाला। मैंने खबरी को शुरू से आखिर तक पूरी बात बताई। मतलब सारे पुराने पापी मिलकर गुरु को ठिकाने लगाने पर तुले हुए हैं। पूरी बात सुनने के बाद खबरी के मुंह से निकला।
कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी हमारे सामने बहुत सारे काम बाकी हैं जो सिर्फ मेरे अकेले के बस की नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। बोलो, मुझे क्या करना है? खबरी ने व्यग्र स्वर में बोला। तुम्हें अभी की अभी जयपुर रवाना होना है। जयपुर में एक गांव पड़ता है बावड़ी नाम का। वहां जाकर इस संध्या नाम की लड़की की पूरी जन्म कुंडली निकाल कर लानी है, और संध्या को कोई उस गांव में कभी कोई प्रेमी भी हुआ करता था, उसका भी पूरा कच्चा छट्टा निकाल कर लाना है। मैंने खबरी को बोला, ठीक है, मैं तैयार होकर घंटे भर में जयपुर निकल जाता हूँ और शाम होने से पहले ही वहां की पूरी खबर तुम्हें देता हूँ। गुरु को ब्रेकफास्ट और लंच देने के बाद भी सौम्या अपने ऑफिस नहीं गई थी, बल्कि वो मेरे साथ ही देविका के फ्लैट पर जा रही थी। मुझे लगता था कि सौम्या अब गुरु के बाहर आने के बाद ही अपने ऑफिस में कदम रखने वाली थी। हम थाने से कोई 20 मिनट में देविका के फ्लैट पर पहुंच चुके थे। 2 दिनों से मेघना और देविका की कोई खोज खबर नहीं थी। ऐसा लगता था वे दोनों सिर्फ उस पिस्टल को फिर से अनुज के घर में प्लांट करने के लिए हमारे साथ सामने आए थे। हम देविका के फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाजे पर लगा हुआ एक बड़ा सा ताला हमारा मुंह चिढ़ा रहा था। अब किधर चलें? सौम्या ने मुझसे पूछा। अब सेंट्रल जेल की तरफ ले लो। आज तुम्हारे पतिदेव से तुम्हें मिलाकर लाती हूँ, मैंने सौम्या की तरफ देखकर बोला। मुझे नहीं मिलना उससे, उसकी तो शक्ल से भी मुझे नफरत है। सौम्या के चेहरे पर मैंने पहली बार क्रोध देखा था। शक्ल तो देखनी पड़ेगी, अभी डिवोर्स फाइल किया हुआ है। मेरे वकील सब संभाल लेंगे, मुझे तलाक तो घर बैठे मिल जाएगा, सौम्या ने उसी लहजे में जवाब दिया। मुझे सेंट्रल जेल से एक जानकारी निकलवानी है। जब से राजीव जेल में गया है, उससे किन किन लोगों ने मुलाकात की है। एक संभावना ये भी है कि उन मुलाकातियों में से ही कोई इस सारी प्लानिंग का सूत्रधार निकले। मैंने सौम्या को असल बात बताई। मेरी बात सुनकर सौम्या ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाई और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। अभी गाड़ी कुछ ही मीटर आगे बढ़ी थी कि एक साथ 2 गाड़ियां ठीक हमारे सामने आकर रुकी, और उसमें से तकरीबन 7-8 लोग उतरकर हमारी गाड़ी की ओर बढ़े। इतने लोगों को अपनी गाड़ी की तरफ आते देखकर सौम्या के चेहरे पर भय के चिन्ह साफ दिखे जा रहे थे, लेकिन मेरी पिस्टल पर मेरी उंगलियां कस चुकी थी। उनमें से एक लड़के ने आकर हमारी गाड़ी के शीशे पर खटखट की। सौम्या अभी भी भयभीत नजरों से उन लड़कों को देख रही थी। मैंने सौम्या की ड्राइविंग सीट पर ही बैठे रहने का इशारा किया और खुद दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गई। क्या तकलीफ है? मैंने उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर पूछा। इतनी खूबसूरत लड़कियां कभी इस इलाके में देखी नहीं थी, इसलिए रोकने का दिल कर गया। उसने बदतमीजी से मेरी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे छूने की कोशिश की, लेकिन मैं पलक झपकते ही उसकी पहुंच से दूर हो गई। सच बोलो, किसके कहने पर हमें रोका है? नहीं तो एक भी बंदा अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। शायद एक लड़की के मुंह से ऐसे शब्द उन शोधों ने पहली बार सुने थे, लेकिन मुझे वे लोग शोधे नहीं लग रहे थे। शोधे 2-2 गाड़ियों में इस तरह से लड़कियों को छेड़ने के लिए नहीं निकलते हैं। आसानी से वे लोग मुझे बताने वाले नहीं लग रहे थे। उनसे कुछ भी उगलवाने के लिए उनकी खाल में भूसा भरना जरूरी था। बहुत हंसी आ रही है, मैंने कोई जोक सुनाया था क्या? ये भूलकर मेरा एक पांव हवा में लहराया और उस छपरी को अपने साथ लपेटते हुए सामने वाली दीवार से चिपका दिया। इस वक्त वो बंदा दीवार से चिपका हुआ था, मेरा पांव उसकी गर्दन पर था। ये मेरा पसंदीदा दांव था, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में आजमाने का मौका कम ही मिलता था। अपने साथी की ऐसी हालत हो जाने पर बाकी लोगों को सपने में भी गुमान नहीं था। तभी 2 लड़कों ने एक साथ मुझ पर अपने हाथों के मुक्के बनाकर मेरी ओर चलाए। मेरी पांव की फ्लाइंग किक अब उस बंदे की गर्दन को त्याग करके उन दोनों लड़कों की ओर घूमी, और यकीन मानिए पूरे 150 किलोमीटर की रफ्तार से वो किक उन दोनों को एक साथ अपने साथ बहा कर ले गई। वो सभी छिछोरे मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि मानो उनकी जिंदगी में कोई जलजला आ गया हो। अब एक साथ उन 5 लड़कों ने मुझे घेर लिया था, लेकिन तब तक सौम्या भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आई थी और अपने बैग से अपनी पिस्टल निकालकर उन लड़कों पर तान चुकी थी। सौम्या, अभी ने गोली मत मारना, ये साले सिर्फ लातों में ही ढेर हो जाएंगे। मेरे ये बोलते ही जैसे वहां कोई बिजली कौंधी हो, मैंने अपने हाथ में अपनी पॉकेट से निकलकर पेन ले लिया और उस वक्त मेरे पाँव ही नहीं
मेरे हाथ भी सिर्फ घूमते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था। महज 3 मिनट में उन लोगों के चेहरों पर अनगिनत निशान उस पेन के कटने की वजह से हो गए थे, और वे सभी अपने चेहरों को अपने हाथों में छिपाए हुए दर्द से कराहते हुए जमीन पर लोट लगा रहे थे। तभी मैंने एक बंदे को उसकी गिरेबान पकड़कर उठाया और अपनी 2 उंगलियों को उसकी आंखों के पास लहराया। अब 2 सेकंड में बता कि किसके कहने पर यहाँ आए थे, नहीं तो तेरी दोनों आंखें अभी हमेशा के लिए बुझ जाएंगी और तू अंधा होकर घूमेगा। मैंने बर्फ से सर्द स्वर में उसे बोला। तब तक सौम्या भी मेरे करीब आकर खड़ी हो चुकी थी। हमारे पास तो चंदन भाई का फोन आया था कि इस मकान में कोई भी है तो उन्हें पकड़कर उनसे पूछताछ करना कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उस लड़के की अंधा होने के नाम से ही उसके पिछवाड़े से हवा निकल चुकी थी, इसलिए वह बिना रुके बोल रहा था, ये चंदन कौन है? नांगलोई में रहता है, नजफगढ़ रोड पर एक कॉलोनी है, उसमें रहता है। उस लड़के ने फिर जवाब दिया। उसका पता ठिकाना बोल और वो नंबर बता जिस नंबर से उसका फोन आया था। उसने फौरन से मेरे इस सवाल का भी जवाब दे दिया। लेकिन इन लोगों को ऐसे छोड़कर जाएंगे तो ये पहले से ही चंदन को खबर कर देंगे, सौम्या मेरी ओर देखकर बोली। इस बात का जवाब मैं गाड़ी में बैठ कर दूंगी। अभी हम जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम ज्यादा जरूरी है। हाँ तो भाई लोगों, तुम लोगों की इतनी सेवा ही काफी है या अभी और सेवा पानी करूं तुम्हारी? मैं एक बार फिर से उन सभी की ओर मुखातिब हुई। वे सभी इस तरह से बेदम पड़े थे कि बिना पानी पिलाए वे लोग होश में नहीं आने वाले थे। अब जवाब दो, इन लोगों को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? सौम्या ने एक बार फिर से ड्राइविंग सीट संभालते हुए पूछा। अगर ये हरामखोर एक दो थे तो इन्हें बांधकर डिक्की में डाल लेते, लेकिन इन 8 लोगों को एक साथ कैसे संभालते, इसलिए उनको यहीं छोड़ना ठीक लगा। अब ये अपने बाप को बोलेंगे कि एक लड़की ने उनकी क्या हालत की है, तो अब वो फिर से ऐसी टुच्ची हरकत करने से बाज आएंगे। दूसरी बात, या तो देविका के मकान की निगरानी की जा रही है या फिर हमारा पीछा किया जा रहा है। अब मैं सेंट्रल जेल के रास्ते तक ये देखना चाहती हूँ कि हमारे पीछे कौन आ रहा है। मैंने एक साथ सारे कारण सौम्या को समझा दिए थे। तुम्हारे हाथ पांव ही नहीं बल्कि दिमाग भी बहुत तेज चलता है, सौम्या ने मुरीद स्वर में बोला। एक बात समझ नहीं आई कि ये साले कैसे बदमाश थे जिनके पास ना हथियार थे ना कुछ। सौम्या एक बार फिर से बोली। साइकोलॉजिकल उन्होंने सोचा होगा कि 2 लड़कियां ही तो हैं, 8 लड़के तो 2 लड़कियों को चुटकियों में काबू कर लेंगे, इसलिए या तो वे हथियार लाए नहीं होंगे, और अगर लाए भी तो उन्हें मार खाते हुए सांस खाने लेने की फुर्सत तो मिल नहीं रही थी, हथियार निकालने की कहाँ से मिलती। मेरी बात सुनते ही सौम्या की एक जोरदार खिलखिलाती हुई हंसी उस गाड़ी में गूंजी, लेकिन मेरी नजर अपने साइड मिरर में अपने पीछे आती हुई गाड़ी को ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ अगले वीडियो को लेके पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।